The second ratio which you should consider while investing is quick ratio. क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्विक रेशियो में क्या होता है कि आपके टोटल एसेट से इन्वेंट्री को माइनस कर दिया जाएगा। सपोज किसी कंपनी की टोटल एसेट्स है 8 लाख रुपीज और उसमें इन्वेंट्री है 2 लाख रुपीज, सो 2 लाख को माइनस कर दिया जाएगा। और मान लीजिए वही कंपनी की लायबिलिटी है 4 लाख रुपीज, सो 6 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख किया जाएगा। सो उसका रेशियो आएगा 1.5:1। सो इन्वेंट्री को माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्वेंट्री इज नॉट अ रेडिली अवेलेबल कैश, क्योंकि इन्वेंट्री को सेल होने में टाइम लग सकता है, 1 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। इसलिए क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें यह देखा जाता है कि कंपनी की जो टोटल कैश अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, क्योंकि क्रेडिटर्स कभी भी डिमांड कर सकते हैं अपने पैसे को, इसलिए एसिड टेस्ट के नाम से इसको बोला जाता है। सो व्हाट इज द बेटर क्विक रेशियो? So better quick ratio can be anything more than 1. Generally companies prefer to have 1:1 ratio. Total liability equals to total current assets उनको रखना पसंद करते हैं, but higher the assets company is better. और यहाँ पे भी जिस कंपनी के पास ज़्यादा कैश अवेलेबिलिटी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो जो आपको कंसिडर करना है इन्वेस्टमेंट करते समय वो है EPS, अर्निंग पर शेयर। क्योंकि आप जब किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसके फ्यूचर अर्निंग्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच मीन्स इज दैट कंपनी फ्यूचर में जैसे जैसे पैसे अर्न करेगी वैसे वैसे आपका स्टॉक ऊपर जाएगा। सो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको ये बताता है कि कंपनी अपने एक स्टॉक पे कितने रुपए कमा रही है। पर इक्विटी शेयर जो मार्केट में उसने फ्लोट किया हुआ है उसकी अर्निंग कितनी है। अब अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट। सो मान लीजिए किसी कंपनी की टोटल इनकम है 10 लाख रुपए और उसके मार्केट में जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स वो है 1 लाख रुपए। सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख अगर आप करेंगे सो 10 आएगा। सो यहाँ पे कंपनी की जो EPS आएगी वो आएगी 10 की, जिसका मतलब ये है कि कंपनी हर एक स्टॉक पे 10 रुपए के हिसाब से अर्न कर रही है। अब EPS में भी 2 टाइप के EPS होते हैं, एक होता है बेसिक EPS, एक होता है डाइल्यूटेड EPS। बेसिक EPS में क्या होता है कि जो शेयर्स लेते हैं हम उसमें आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, इक्विटी शेयर्स भी होते हैं और कुछ राइट्स वगैरह भी, जो वारंटीज वगैरह होती है वो भी होती है। बट डाइल्यूटेड EPS में क्या होता है, इक्विटी शेयर्स से माइनस कर दिया जाता है प्रेफरेंशियल स्टॉक्स को या कोई और भी दूसरा स्टॉक्स अगर किसी को इशू किया गया है तो। सो इसमें कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ वो 2 स्टॉक्स को माइनस करना है और जो रेशियो आएगा वो डाइल्यूटेड EPS बोला जाएगा। लेकिन आपको बेसिक EPS भी ध्यान रखेंगे तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू। सो यहाँ पे EPS किसी कंपनी का जितना ज्यादा होगा आपके लिए वो स्टॉक उतना। फोर्थ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो फ्रेंड्स, प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो, जिसको PE रेशियो शॉर्ट में बोला जाता है। PE रेशियो आपको ये बताता है कि अपनी अर्निंग के मुकाबले जो शेयर की ट्रेडिंग प्राइस है वो कितनी ज्यादा है, कितना महंगा है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज किसी कंपनी की XYZ की जो शेयर प्राइस है 100 रुपीज है और उसकी EPS अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज की है। सो इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक अपने अर्निंग पर शेयर से 10 टाइम ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो उसका EPS हो जाएगा 10, मीन्स प्राइस उसकी जो है अर्निंग के मुकाबले 10 टाइम ज्यादा है। सो आपको एक स्टॉक लेने के लिए जिसकी अर्निंग 10 रुपीज है उसको 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर PE बहुत ज्यादा है तो क्या स्टॉक बहुत महंगा है, मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। अब अगेन PE इज नॉट द ओनली फैक्टर टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक। कोई कोई कंपनीज है, सपोज मैं अगर कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स की बात करूं, रिलायंस हो या HDFC हो या SBI हो, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 60-70 के PE पे ट्रेड कर रहे हैं। मीन्स उनकी EPS अगर 10 रुपए भी है तो 2000, 3000 या 500 इस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। उसका रीजन ये है कि फ्यूचर अर्निंग आपको देखनी होती है कंपनी की। अगर इस PE पे भी कंपनी की फ्यूचर अर्निंग अच्छी है, उसमें पोटेंशियल है, उसका मार्केट अच्छा है, उसके पास कैश रिजर्व है, उसके ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, सो अगर कंपनी में फ्यूचर में भी ग्रोथ दिख रही है सो नो PE इज हाई। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई
लो पी की भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और उस कंपनी की ग्रोथ नहीं होती है तो वहां पे भी नुकसान उठा सकते हैं। सो पी के साथ साथ दूसरे जो रेशियोज हैं जिसको मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। सो पी रेशियो ज़्यादा हो या कम हो, आपको और सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही इन्वेस्ट करें। फिफ्थ फाइनेंशियल रेशियो जो आपको कंसिडर करना है इन्वेस्ट करने से पहले वो है डेट इज टू इक्विटी रेशियो, जिसको हम लोग डीई रेशियो के नाम से भी जानते हैं। डेट इज टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपनी की टोटल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट को ऐड करना है और उसको डिवाइड करना है टोटल शेयर होल्डर्स नेटवर्थ से। मान लीजिए किसी कंपनी की डेट है 10 लाख रुपए की और उसकी शेयर होल्डर्स की जो नेटवर्थ है वो है 5 लाख रुपीज। सो यहाँ पे डेट इज टू इक्विटी आएगा 2:1, बिकॉज जितनी शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उससे डबल डेट लिया हुआ है कंपनी ने। सो डेट इज टू इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको ये देखना है कि डेट का जो रेशियो है वो हमेशा कम रहे इक्विटी से। 0.5, 0.3 अगर ऐसा रहता है तो सही है। 0.5 का मीनिंग क्या है, 10 लाख रुपए अगर आपके शेयर होल्डर्स की नेटवर्थ है तो 5 लाख रुपए उन्होंने बोरो किया है मार्केट से। ये आपके लिए एक सही रेशियो आएगा आपको इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं दूसरी तरफ अगर डेट डबल है और इक्विटी कम है, 50% है डेट से, उसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में जो कंपनी की जो अर्निंग आएगी उसका ज़्यादा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। इंटरेस्ट पे करने में जाने से क्या होगा कि एक तो डिविडेंड नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स को, जो डिविडेंड के पैसे हैं वो ब्याज में चले जाएंगे। दूसरा, कंपनी क्या है, पैसे उसके पास बचेंगे नहीं एक्सपेंशन के लिए या ग्रोथ के लिए, दूसरे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। सो आप ये हमेशा ध्यान दें कि डेट इज टू इक्विटी रेशियो हमेशा कम रहे, लेस देन 1 इज ऑलवेज बेटर। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए अगेन ये रेशियो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ऑल द बैंक्स आर इनटू द बिजनेस ऑफ डेट, गिविंग डेट एंड टेकिंग द इन्वेस्टमेंट। सो एक्सक्लूडिंग द बैंकिंग स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में आपको डेट इज टू इक्विटी हमेशा लेस देन 1 देखना है, देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट। So if you like this video, do subscribe my channel and share this video for others benefit. छठा और आखिरी फाइनेंशियल रेशियो जो आपको कंसीडर करनी है अपने इन्वेस्टमेंट से पहले वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए कंपनी की टोटल इनकम को हम डिवाइड करते हैं टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से, जो नेटवर्थ है कंपनी की। अब टोटल इनकम जो हम लेंगे उसमें आफ्टर टैक्स वाली इनकम लेंगे हम। मान लीजिए किसी कंपनी की टोटल इनकम आफ्टर टैक्स है 10 लाख रुपए और टोटल शेयर होल्डर्स की जो वर्थ है वो है 5 लाख रुपए, विच मीन्स कंपनी अपने स्टॉक वैल्यू से डबल अर्न कर रही है, मीन्स 2 टाइम्स अर्न कर रही है। सो शेयर होल्डर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो जितना हाई रहेगा उतना बेटर स्टॉक को माना जाता है। किसी किसी कंपनी का क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी होती है। नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स कुछ वैल्यू गेन करने की बजाय वैल्यू को लूज कर रहे हैं, उनकी जो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट है गिर रही है। सो ये बहुत ग्रेव सिचुएशन है, बहुत बैड सिचुएशन होती है किसी भी स्टॉक के लिए और किसी भी फंड मैनेजर के लिए या प्रमोटर के लिए। सो अब रिटर्न ऑन इक्विटी आप जब देख रहे हैं सो 1 या 2 साल की ना देखें, किसी भी स्टॉक में कम से कम 5 साल या 10 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें। अगर वो 12 से 15% के ऊपर रह रही है तभी उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना सुटेबल रहता है। सो ये रहे 6 रेशियो जो मैंने आपको बताया आपको कंसीडर करनी है। सो मैं एक बार फिर से बता दूं, पहला रेशियो मैंने बताया वर्किंग कैपिटल, दूसरा बताया क्विक रेशियो, तीसरा ईपीएस अर्निंग पर शेयर, फोर्थ था प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो, सिक्स था डेट इज टू इक्विटी रेशियो और लास्ट था रिटर्न ऑन इक्विटी।